माननीय श्रीमान लखनलाल देवंगन जी, उद्योग एवं श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार। लगभग 7 महीना पहले दिनांक 22/9/2025 मैं आपके कार्यालय में आया था और ये आरजूम फाउंडेशन का लेटर हेड है जिसकी पावती है। एक आवेदन प्रस्तुत किया था और आपसे काफ़ी समय तक वेदांता प्रबंधन की नीतियों, श्रम कानून के उल्लंघन करने और दूसरे मुद्दों पर काफ़ी देर चर्चा किया था। और इस आवेदन का विषय था बाल्को के वेदांता अधिग्रहण के बाद श्रम कानूनों के उल्लंघन, ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण, बोनस और अन्य मुद्दों पर विशिष्ट जांच दल बनाकर एसआईटी का गठन कर जांच करना। समय नवरात्रि का समय था, दशहरा पूर्व, तो समय मिलने वाले बोनस की राशि पर ठेका कर्मचारियों को भी अपना नियमित कर्मचारियों के बराबर दिया जाए, ये विषय भी इसमें जोड़ा था। इसके साथ साथ मैंने एनजीओ का ये रिपोर्ट था, एक 6-7 पन्नों का एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट किया था जिसका हेडिंग मैंने दिया था द सोशल इनजस्टिस आर वेदांता स्पॉइलिंग सोसाइटी। इसमें मैंने उद्देश्य पे लिखा था, यह रिपोर्ट बाल्को विनिवेश के बाद वेदांता प्रबंधन द्वारा अधिग्रहण के साथ ही साथ अलग अलग कंपनियों के अधिग्रहण के बाद श्रमिकों के जीवन स्तर पर मिल रही सुविधाओं, कर्मचारियों पर हो रहे वास्तविक खर्चे, दूसरे औद्योगिक समूहों से इसकी तुलना, रासायनिक संयंत्र में काम कर रहे कर्मचारी, ठेका कर्मचारी का शारीरिक एवं मानसिक शोषण, औद्योगिक क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, स्थानीय अर्थव्यवस्था में घोर मंदी और कैश फ्लो की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षण एवं कर्मचारी स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों का कठोरता से पालन कराने शिकायत एवं सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा एनालिसिस रिपोर्ट था कि आज जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हैं या दूसरे जो औद्योगिक संयंत्र हैं उस पर काम करने वाले कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों के जो स्वास्थ्य पर जो रासायनिक गैसें हैं अलग अलग प्रकार की और जो प्रक्रिया है उसका क्या क्या प्रभाव होता है, इसका मैंने छोटा सा एक रिपोर्ट बना करके इसमें सबमिट किया था। इसके साथ साथ एक छोटा सा हमने इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस का छोटा सा रिपोर्ट बनाया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब भी यूनियन या सरकार कर्मचारियों के हितों पर या ठेका श्रमिकों के हितों पर उनकी सैलरी बढ़ाने की बात करती हैं तो लगभग कंपनियां अक्सर यही रोना रोते हैं कि हमारे पास कैश की कमी है, कंपनी घाटे में है। तो हमने एक छोटा सा इस पर एनालिसिस रिपोर्ट बनाया था कि कंपनी स्टेबल है, लगातार ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में भी कंपनी ग्रोथ पे ही रहेगी और अभी कोई बहुत ज़्यादा कंपनी पे ऐसा कोई वायलेशन वाली चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं जिससे कि कंपनी को नुकसान हो। इसके लिए मैंने इंडस्ट्री एनालिसिस का एक वो भी दिया था। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मैंने मेंशन किया था, वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में मैंने वित्तीय विश्लेषण का जो है उसमें हमने ये चीज़ दिया कि वेदांता का कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का शेयर धारकों को लाभांश का वितरण किया है। मतलब अगर हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों का लगभग 7-8 सालों का अपन वो निकालेंगे तो कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कैश बाहर निकाला है एज ए डिविडेंड। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर अगस्त 2025 तक सिर्फ 5 वर्षों में 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लाभांश कंपनी ने बाहर किया। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक मेटल एंड माइनिंग कंपनी है। मेटल एंड माइनिंग कंपनी में
ये मतलब भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक कंपनी ने इतना ज़्यादा पैसा डिविडेंड के रूप में दिया हो। क्योंकि होता क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे अधिकार सबका है, प्राकृतिक संसाधनों पे हर व्यक्ति का अधिकार होता है। तो जो मेटल इन माइनिंग कंपनियां रहती है ज़्यादातर ग्रोथ पे लगाती है, कंपनी के ग्रोथ पे लगाती है, तो उससे और नए एम्प्लॉयमेंट्स आते हैं, ना कि पैसा बाहर करती है। तो ये एक जांच का कारण था जिसको मैंने अपने रिपोर्ट्स में सबमिट किया था। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 55% से ऊपर की जो शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट होल्डर्स के पास है। एक मतलब निजी कंपनी के पास जो वेदांता है, उसके जो प्रमोटर्स हैं उसके पास 55% से ज़्यादा, मतलब वोटिंग राइट्स भी कंपनी ने अपने पास ही रखे हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि होता क्या है कि कहना चीज़ें ठीक है, बट एक्चुअल में डाटा पे अपन चीज़ों को शो कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एक पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इस पे वो किया था, काफ़ी मेहनत से इस चीज़ को बनाया था कि लगभग लगभग वेदांता का पिछले 3 साल का 2022-23, 23-24 और 24-25 3 फाइनेंशियल ईयर्स का सारी कंपनियों का। इसके साथ साथ इसके जो दूसरी कंपनियां हैं या जो पीयर ग्रुप कंपनियां हैं, जैसे कि ये हिंडाल्को है, नाल्को है, या मेटल पर अपन टाटा स्टील को ले लेते हैं, तो इन कंपनियों पर कितना कॉस्ट आ रहा है उनका, उसको मैंने एक सिंपल सा चार्ट में बना करके इसमें शो किया है कि ताकि आसानी से चीज़ों को समझ सके। इसमें अपन देखते हैं कि इसके साथ साथ मैंने बाल्को का भी एक अलग से रिपोर्ट बनाया था, क्योंकि बाल्को एक इंडिविजुअल वो है, तो उसका भी मैंने 3 साल का फाइनेंशियल फिगर्स निकाल करके उसको परसेंटेज में शो किया है। तो वेदांता के एवरेज अपन देखते हैं तो ये 2022-23 में 2.1, 23-24 में 2.3 और 24-25 में 2.4 लगभग लगभग। एवरेज अपन बात करें तो 2.25% के आसपास, लगभग 2% के आसपास होता है। इसी प्रकार से बाल्को का 2.69, 2.96, 2.85 एवरेज अपन वो करें तो ये 3% से नीचे ही है, 2.85, 2.9 के आसपास का एवरेज है। हिंडाल्को की अपन बात करें तो हिंडाल्को का लगभग लगभग एवरेज 5.8, 6.4, 5.3 एवरेज अपन वो करें तो लगभग लगभग मोटा मोटी 6% के आसपास का वो है। लेकिन ये 6% जो है वो वेदांता से लगभग लगभग 3 गुना के आसपास है, बाल्को से भी 2 गुना के आसपास होता है। नवरत्न कंपनी नाल्को, इसका तो अपन फिगर वो करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा है। इस पे अपन लगभग लगभग 12.5%, 15%, 10%, मतलब एवरेज अपन वो करें तो 11-12% के आसपास का वो हो रहा है। तो ये मतलब 5 से 6 गुना। तो वो कहीं ना कहीं ये इतनी कम कॉस्ट पर चीज़ों को कैसे चला रहे हैं। दूसरी बात, इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जा रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैंने इसमें टाटा स्टील का भी वो किया है कि हालांकि टाटा स्टील का मेटल एंड माइनिंग पे तो है, बट वो फेरस इंडस्ट्री में आ जाता है। लेकिन फिर भी से अपन हिंडाल्को या नाल्को को कंपेयर करते हैं, या टाटा स्टील का भी लगभग लगभग मोटा मोटी 5.5% के आसपास का वो है। पहले तो मतलब 3 साल से पहले अगर 7-8 साल पुराना देखते तो लगभग लगभग 8-10% के आसपास का आता था वो टाटा स्टील का। ये एक्चुअल में फेरस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, और जिंदल का लगातार जो कॉस्ट है वो 2% के आसपास का ही रहता है। तो कंपटीशन के कारण टाटा स्टील ने भी थोड़ा सा इस पर एम्प्लॉय कॉस्ट अपना कम किया है। ओवरऑल इस पर मैंने कुछ चीज़ें जो दी थी कि हम कंक्लूजन पे निकालते हैं कि जो इतना ज़्यादा जो मुनाफा है वो मजदूरों के खून पसीने की कमाई का है, उनके ही वेतन और भत्तों में कटौती करके मुनाफा कमाया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ वो किया था कि कम से कम इस टाइप की जो कंपनियां हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, वहाँ पर कम से कम सरकार कैपिंग करके 5% के आसपास रखे। सारी कंपनियों का 5% से नीचे किसी भी हाल में ना हो, ताकि एक जो कर्मचारी है वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। और जो लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन है, ठेका प्रथा जो चल रही है, कुछ दिन के लिए इन लोग हायर करते हैं फिर निकाल देते हैं, या दूसरे तरीके के वो हो रहे हैं, उस पर आराम से 5% के कॉस्ट पर भी कंपनी देखें तो, अगर नाल्को का देखें तो नाल्को का तो 10% से ऊपर है।
तो अपन अगर 5% का भी डिमांड कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से ये कोई है नहीं, मतलब गलत नहीं है। अब हिंडाल्को का भी ले, हिंडाल्को का तो 6% के आसपास का एवरेज आ रहा है, टाटा स्टील का भी 6% के आसपास आ रहा है। तो ये सिर्फ वेदांता का ही क्यों इतना कम है? और साथ साथ अगर देखें तो एक दो कंपनियां और है, बट उस पर बात करना वो है नहीं अभी। अ, इसके साथ साथ मैंने देखा था, इसमें वो किया था कि जो आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है और इंजीनियर्स है, इनका जो ठेका कंपनियों के माध्यम से जो नियोजन किया जा रहा है, इस चीज़ को भी बंद किया जाए। इस चीज़ के बारे में भी मैंने इस अपने रिपोर्ट में, और जो नए लेबर लॉ है या क्या क्या चीज़ें हो रही है, इस पर थोड़ा सा मेंशन किया है। इसके साथ साथ मैंने बाल्को का भी पिछले 2 सालों का फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसमें ऐड किया था। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो लास्ट में एक और चीज़ थी, वो है डिफेक्टिव अप्रेजल पॉलिसी, या ये बोलो अधिकारियों की जो मूल्यांकन विधि है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि वेदांता प्रबंधन में वेदांता ने लगातार बाल्को को खरीदने के बाद से लगातार ग्रोथ किया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये मेटल एंड माइनिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इतनी ग्रोथ और इतनी प्रॉफिट वाली कंपनी पे इनके जो कर्मचारी अधिकारी है, वो तो अधिकारियों का परफॉर्मेंस भी एवरेज और बिलो एवरेज दे करके उनको ना सिर्फ बहुत सारे लोगों को तो ज़बरदस्ती इस्तीफा दिया देने के लिए दबाव डाला गया है, बहुत लोगों को नौकरी से निकाला भी गया है, और बहुत सारे लोगों का परफॉर्मेंस खराब करके उनको कम सैलरी पर काम करने पर मजबूर किया गया है। अब ये एक सिंपल सा चीज़ होता है कि कंपनी अगर बहुत ज़्यादा मुनाफे पे है, लगातार ग्रोथ कर रही है, तो जो कार्यपालक है, एग्जीक्यूटिव्स या जो काम करने वाला अधिकारी है, वो एवरेज या बिलो एवरेज कैसे हो सकता है? उनकी प्रोडक्टिविटी ही हाई है, तभी तो कंपनी इतना वो फायदे पे जा रही है। लेकिन फिर भी से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसीलिए मैंने इस पूरे मामले पर एसआईटी गठन करके जांच करने के लिए शुरू से ही मेंशन किया है कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा है श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, और इस पर जांच होनी चाहिए। इसके बाद मैंने लास्ट कंक्लूजन वो किया है कि पैसा बनाने की फैक्ट्री नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है कोर कंपनियां। ये जो मेटल एंड माइनिंग कंपनियां हैं वो स्टेबल बिजनेस होते हैं, लंबे समय के लिए चलने वाले हैं, और उस पर कोई नहीं, तो ये यहाँ से ये अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। लेकिन अगर ऐसे में अगर इस टाइप से कंपनियां इस तरीके से काम करेगी तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सिर्फ इस लेटर को मैंने सिर्फ श्रम मंत्री को ही नहीं भेजा, इसके बाद मैंने इस लेटर को हाई कोर्ट में भी भेजा था। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने फिर कुछ दिन बाद जवाब दिया कि आप सरकार से ही इस संबंध में चर्चा कीजिए। उसके बाद दो एक्सीडेंट हुए हमारे यहाँ, एक्सीडेंट नहीं मतलब दो युवा कर्मचारियों का निधन हुआ, जिसमें एक हरीश देवांगन का कैंसर के कारण, और राजेंद्र निषाद जी का रात्रिपाली में ड्यूटी के बाद हार्ट अटैक से। लगभग युवा थे, हमारी उम्र के थे, 40 के आसपास या उससे नीचे। तो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरा दुख हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ों को मेंशन किया था, कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने इस पत्र को थोड़ा सा इसमें संशोधन किया, जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी पूरा रिसर्च रिपोर्ट एज इट इज़ था। उसको मैंने मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा, और प्रधानमंत्री कार्यालय को। प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे जो जवाब आया वो तो काफ़ी अनसेटिस्फाइड था। मतलब उसने कहा कि आप रायपुर पर ही जो श्रम कार्यालय है वहीं पर ही वो करके करिए। तो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर लोकल लेवल पे सबको वो लिख दिया है। तो पीएमओ का जो देश का जो सेंट्रल ग्रीवेंस सिस्टम है, जिसको पीएमओ पोर्टल या पीजी पोर्टल बोलते हैं, है ना, वहाँ से इस तरीके का जो नकारात्मक वो है, तो ये थोड़ा सा और मुझे दुख लगा कि मतलब लगभग हमने सारी एजेंसियों को तो लिख ही दिया था। फिर फाइनली मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी गठन और पीआईएल दायर करने के लिए इस लेटर को भेजा, जहाँ से वहाँ से एक मुझे रिवर्ट आया है
कि वो एक कंप्लेन के रूप में दर्ज कर रहे हैं और पीआईएल पर हो सकता है भविष्य में सुनवाई हो या ना हो, कितना समय लगेगा ये अपन कुछ नहीं कह सकते। ओवरऑल मेरा कहना के मतलब ये है कि जो अभी वेदांता की पावर प्लांट में लगभग 22-23 लोग मर गए हैं और मतलब काफ़ी सारे लोग घायल हैं और टोटल अगर देखा जाए तो ये सेफ्टी कोलैप्स है। मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो इसमें सरकार की बनती है। अगर सरकार ने पहले ही मैं अकेले नहीं हूँ या हमारा संस्थान या हमारा एनजीओ पहली बार नहीं है जिन्होंने मतलब ये शिकायतें की है। ऐसी शिकायतें पहले भी बहुत सारी संस्थाओं ने किया है, लेकिन सरकार ने कभी किसी चीज़ को गंभीरता से लिया ही नहीं। मतलब कुछ तो अकाउंटेबिलिटी बनती है, थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की भी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो घटना है उसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और इस मामले पर जो श्रम मंत्री है आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, अ, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। सो आई जितेंद्र कुमार साहू, एज अ फाउंडर of an NGO registered under Section 8 of Companies Act 2013, a part of civil society, object clause, working for the rights of the industrial workers, encourage HSC norms as per government standards. I request your resignation. आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सर, आपका इस्तीफा होना चाहिए। धन्यवाद।